नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य सबसे पहले आप सभी साथियों को सम्राट अशोक की 2330वीं जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से सम्राट अशोक के बारे में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं। आप सभी साथियों से अपील है कि हमारी इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने इष्ट मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 36 वर्षों तक सम्राट अशोक ने शासन किया। 36 वर्षों तक। और जो सम्राट अशोक का शासन का क्षेत्र था, अपने आप में सबसे बड़ा रहा है। यानी कि शासन क्षेत्र के बारे में अगर आप देखेंगे, शासन क्षेत्र के बारे में दोस्तों, आपको उत्तर में हिंदुकुश दक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक, तथा पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान और सम्राट अशोक का साम्राज्य दोस्तों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। इसीलिए अखंड भारत के निर्माता कहे जाते हैं, इसीलिए चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, जो इनका जन्म हुआ ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 232 तक, लगभग 72 साल की उम्र में दोस्तों, 72 साल की उम्र तक इन्होंने यानी कि सम्राट अशोक ने 36 वर्षों तक राज किया। इनके राज्य की कुछ उपलब्धियों के बारे में आपको बताएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं 10 उपलब्धियां मैंने लिखा है इसमें। मौर्य साम्राज्य का विस्तार। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य को भारत के लगभग पूरे हिस्से तक सम्राट अशोक ने फैलाने का काम किया। उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा की नीति को अपनाने का काम किया गया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद उन्होंने हिंसा को छोड़ दिया, शांति और करुणा के मार्ग को अपनाया। और उसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, अन्य देशों में बौद्ध धर्म को फैलाने का काम किया। धम्म नीति की स्थापना की गई दोस्तों। उन्होंने नैतिक जीवन, सत्य, अहिंसा और दया पर आधारित धम्म नीति को लागू किया। शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण किया। दोस्तों, उन्होंने अपने संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए, यानी कि शिलालेख से लिखावट कराई गई, जो कि आप लोग देखते होंगे कि कई जगहों पर शिलालेखें आज भी कहीं खुदाई होती है तब मिलती हैं, कई जगहों पर पुरानी मूर्तियां मिलती हैं। और प्रशासनिक सुधार के लिए दोस्तों बहुत सारे काम किए, जिसको मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। जन कल्याण के लिए सड़क, कुआं, विश्राम गृह, अस्पतालों का निर्माण भी सम्राट अशोक के कार्यकाल में हुआ। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। सभी धर्मों का सम्मान करने की नीति अपनाई कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। विदेश में दूध भेजने का काम किया गया। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजकर बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए कहा। और वहीं पर दोस्तों शांति और नैतिकता पर आधारित शासन किया, यानी कि उनका शासन न्याय, दया और नैतिक मूल्यों पर आधारित था, जो उन्हें एक आदर्श शासक के रूप में माना गया। दोस्तों, साम्राज्य के विस्तार में हिमालय और नेपाल तक, जो आज पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है और ईरान है, यहां तक भी इनका शासनकाल रहा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों तक, पूर्व में बंगाल और असम तक, पश्चिम में अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तक। तो दोस्तों, अशोक का साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था, जो उस समय के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक था। दोस्तों, आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कलिंग विजय और उसका प्रभाव। अशोक ने कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व में वर्तमान में उड़ीसा को जीता। दोस्तों, इस युद्ध में भारी जनधन की हानि हुई। इससे प्रभावित होकर अशोक ने युद्ध और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया।
मतलब कि जब युद्ध होता है, जैसे इस समय ईरान का युद्ध चल रहा है, ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है और आप लोग देख रहे हैं उसका प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। एलपीजी का चाहे मामला हो, चाहे पेट्रोल का मामला हो, चाहे डीजल का मामला हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, तमाम फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि युद्ध कहां हो रहा है, उसका प्रभाव कहां पड़ रहा है। कुछ लोग युद्ध को लेकर के खुशी भी थे। जैसे ही अमेरिका ने बमबारी की ईरान पर, बहुत सारे लोग तालियां पीट रहे थे, थालियां पीट रहे थे। लेकिन आप सबको पता है कि आज लाइन में लग करके पेट्रोल लेना पड़ रहा है और एलपीजी लेना पड़ रहा है, और कितने गरीब लोग बेघर हो रहे हैं, परदेश कमाने गए हैं, वहां से वापस आ रहे हैं। तो युद्ध का ये बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। इसके बाद धर्म और शांति के आधार पर उन्होंने शासन करना शुरू किया। प्रशासनिक व्यवस्था में साम्राज्य को कई प्रांतों में बांटने का काम, जैसे पूरा भारत अपना मान लीजिए अभी है, तो अलग अलग राज्य हैं, तो जो अलग अलग राज्य के स्थापना पर बात की जाए तो इसका काम शुरू हुआ दोस्तों सम्राट अशोक के शासन काल से। प्रत्येक प्रांत में एक राज्यपाल गवर्नर की नियुक्ति उसी समय से की जाती रही है। सम्राट अशोक के जमाने से अधिकारियों पर धर्म महामात्र कहा जाता था। जो जनता के कल्याण को ध्यान रखते थे, जो अधिकारी हैं, उनको धर्म महामात्र कहा जाता था उस समय। राजधानी पाटलिपुत्र थी। वर्तमान में दोस्तों पटना इस समय बिहार की राजधानी है। शिलालेख और स्तंभ की आप बात करें, पत्थरों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाए, जो कि आप लोग देखते होंगे, जहां आज के जमाने में सड़क वगैरह बनती है, जो पत्थर पर लिखे जाते हैं कि किसने बनवाया, कहां से बनवाया। कुछ भी काम होता था उस समय तो सारा काम पत्थरों पर ही होता था। ये शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए। इसमें नैतिक जीवन, अहिंसा और धर्म के संदेश दिए गए। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में मैंने आपको बताया कि इनका प्रभाव अलग अलग राज्यों तक, अलग अलग देशों तक, जो आज के देश हैं उस समय सब भारत में ही था, जिसको अखंड भारत कहा जाता था और सोने की चिड़िया जो कहा जाता था, सम्राट अशोक के ही शासनकाल को कहा गया। दोस्तों जन कल्याण के लिए मैंने आपको बताया, अशोक की लाट के बारे में बताते हैं। अशोक की लाट पत्थर के बने ऊंचे ऊंचे स्तंभ थे, जिन्हें उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित कराया, जिनका उद्देश्य जनता तक अपने धर्म के संदेश को पहुंचाना। और लाट की विशेषताएं दोस्तों, ये स्तंभ चिकने चमकदार पत्थर से बने होते थे। उनकी ऊंचाई लगभग 30 से 40 फीट होती थी। हर स्तंभ के ऊपर सुंदर जानवरों की मूर्तियां बनी होती थी, जैसे शेर, बैल, हाथी। सारनाथ का सिंह स्तंभ मशहूर है। सारनाथ के अशोक स्तंभ के बारे में आपके नोटों में भी आप लोग देखते होंगे, अशोक स्तंभ बना रहता है, जिसके शीर्ष पर 4 शेरों की मूर्ति बनी है। यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह माना जाता है इस वक्त में। और दोस्तों शिलालेख की बात करें और उसके बाद प्रमुख स्थान में सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़ विहार, दिल्ली, मेरठ, टोपरा से लाए गए स्तंभ, प्रयागराज, इलाहाबाद देख सकते हैं। और ये अशोक की लाट है। और एक ही आप सब जानते हैं कि आपकी नोटों में भी बना होता है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जो कि केंद्र सरकार का कोई भी कागज आप देखेंगे तो उसमें अशोक की लाट बनी होती है। और नोट पर अशोक की लाट क्यों होती है, इसके पीछे दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इसलिए नोट के पीछे नोट पर अशोक की लाट होती है। इसलिए इसे नोट पर भी, सिक्कों पर भी, सरकारी दस्तावेजों पर भी प्रयोग किया जाता है। शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। 4 शेर मतलब शक्ति, साहस, गर्व, आत्मविश्वास को दर्शाते हैं। यह देश की मजबूती को दिखाता है। सत्य और न्याय का संदेश है दोस्तों। और इसके नीचे लिखा रहता है, अशोक की लाट के नीचे, सत्यमेव जयते। दोस्तों इसी के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो इसका मतलब क्या है, सत्य की हमेशा जीत होती है। इतिहास और विरासत का सम्मान। अशोक एक महान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी लाट को अपनाकर भारत अपने गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है। और राष्ट्रीय पहचान, यह चिन्ह भारत की पहचान बन चुका है। इसे देखकर तुरंत पता चलता है कि यह भारतीय मुद्रा है, यानी कि भारत की मुद्रा में जो
होता है। दोस्तों, जन्म के बारे में 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान में पटना बिहार में हुआ। वे मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। उनकी माता, अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार उनकी माता सुब्रदांगी या धर्मा नाम बताया गया। दोस्तों, अशोक के बचपन के बारे में ज्यादातर जानकारी उपलब्ध नहीं बताई जाती है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो मिटा भी दी गई हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं जो छिपा भी दी गई हैं, क्योंकि वर्तमान में या जब से सम्राट अशोक का शासनकाल समाप्त हुआ तो हमेशा से होता रहा है कि इतिहास को मिटाने की कोशिश भी की जाती रही है अलग अलग अराजक तत्वों के द्वारा। अंतिम दिन और विरासत के बारे में जानते हैं दोस्तों। सम्राट अशोक के अंतिम और शांति, अहिंसा, भक्तिभाव, बौद्ध धर्म का प्रसार उन्होंने किया अपने अंतिम समय में। 232 ईसा पूर्व यानी कि 72 वर्ष की उम्र में पाटलिपुत्र में उनका निधन हुआ। अपने अंतिम दिनों में अशोक ने सदा जीवन अपनाया, अपना धन दान किया, ध्यान व धर्म चर्चा में बिताया। उन्होंने अपने बच्चों महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म फैलाने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने श्रीलंका में इसको स्थापित किया। दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को अन्य लोगों पर शेयर करिए। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर हो गया, लेकिन उनकी विरासत अमर रही। उनके शिलालेख और स्तंभ जैसे सारनाथ का सिंह स्तंभ भारत की धरोहर है। अशोक चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है और उन्होंने अपने धर्म को श्रीलंका, थाईलैंड और मध्य एशिया तक फैलाया, जो आज भी जीवित है। उनकी अहिंसा, करुणा, धार्मिक सहिष्णुता की नीति विश्व प्रसिद्ध है। अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि क्रूरता से शांति की ओर बदला जा सकता है। वे योग योद्धा से मानवतावादी बने और उन्होंने शिक्षाएं आज भी प्रेरणा देती हैं, उनकी शिक्षाएं। तो सम्राट अशोक की जयंती इस समय पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाई जा रही है और लोग याद कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों से अपील है कि आप लोग भी अपना इतिहास बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।